नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मेदो रोग या स्थौल्यता पे बात करेंगे। आप लोग भी पेशेंट लोगों को देखते होंगे। आप लोगों के पास भी बहुत मोटे मोटे पेशेंट आते होंगे, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ गया है। छोटे बच्चों में भी मोटापा देखा जा रहा है। तो इसके लिए आयुर्वेद में किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या दवाइयाँ दी जाती है, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन हम कुछ नया आज सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। हम लोग आज स्थौल्यता पे बात करेंगे। तो जो स्थौल्यता रहती है ना, बहुत मोटापा रहता है, तो ये कभी कभी हेरिडेटरी रहता है, अनुवांशिक रूप से रहता है, या आगंतुक टाइप में रहता है, या कभी निज रहता है। और दूसरा है कि इसकी सामावस्था ज्यादातर मिलती है। मतलब जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, पच नहीं रहा, तो वो क्या करेगा कि अपाचित जो आम है वो जाके फिर वो, और जो खाया जा रहा है उससे क्या होगा कि हम सात धात्वग्नि की कल्पना पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जाठराग्नि की क्रिया होती है, फिर उसके बाद में सप्त धात्वग्नि, फिर भूताग्नि, ऐसे हम लोग ने पढ़ा है। जो तो मेद की धात्वग्नि बहुत ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है, दूसरी धात्वग्नियां वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो जो भी खाया जाता है, बहुत भूख लगती है इंसान को, बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता है, बहुत ज्यादा खाते हैं, और वह मेद की अग्नि बस प्रज्वलित रहती है, और समान वायु जो है वो विकृत होकर मेद की अग्नि को बहुत ज्यादा प्रज्वलित करती है, और केवल मेद मेद सब जगह जमा होने लगता है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, और क्योंकि हार्ट के बीमारियां या फिर किडनी रिलेटेड सारी बीमारियां इससे ही होती हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको कितनी सारी बीमारियां होती है, मतलब हार्ट की बीमारियां, आप लोगों को सब चीज मालूम है। मतलब संतर्पण जन्य जो व्याधि बताया है अपने ग्रंथकारों ने, वह सारा इसी से रिलेटेड रहती है। तो संतर्पण जन्य व्याधि को हमें मतलब वहां पे अपतर्पण करना है। इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं कुछ तो ला रहा था। तो संतर्पण जन्य व्याधि में और अष्टोनिंदतीय जो अध्याय बताया है अपने चरक संहिता में, उसमें स्पेशली जो बोला है कि न ही स्थूलास्य भेषजम, मतलब मोटे लोगों का कोई दवाई नहीं है, उनका लाइफस्टाइल ही ठीक करना है, दिनचर्या ही ठीक करना है। आप लोगों के स्क्रीन पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो मोटापा आ जाता है तो उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रहा है आजकल, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, गॉल ब्लैडर के डिजीज बढ़ रहा है, फैटी लिवर डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि सारा वजन उधर ही आता है, स्लीप एप्निया। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियों का जड़ जो है संतर्पण जन्य अर्श हो जाता है। फिर उसके बाद में और क्या होता है ना कि मोटापा, और उसके साथ में और भी बहुत सारे सिम्टम, एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं। अष्टोनिंदतीय में बताया कि दुर्बलता रहती है, मोटापा प्लस दुर्बलता, वीकनेस बहुत है, क्योंकि सारे धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है, केवल मेद धातु का ही संचय बहुत हो रहा है। फिर हृदय रोग हो जाता है।
फिर पांडुता रहती है, खून की कमी रहती है क्योंकि रस और रक्त की अग्नि बहुत वीक है, अच्छा रस और रक्त नहीं बन पाता है। फिर शरीर में शोथ होता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती है। फिर भस्म का अग्नि रहती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जो खाया पिया सब पच जाता है और वेट ओवरवेट होते जाता है। फिर मोटापे में कृमि और मोटापा, मेदोरोग, ये कृमि ये भी दिखता है। फिर वहां पे आर्तव स्त्रोत की दुष्टि रहती है, अवरोध होता है, तो अल्पार्तव होगा या स्कैंटिमेंसेस या एमेनोरिया होगा। उसी तरह से कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि उन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा रहता है कि लेट सोना है, लेट उठना है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास मोटे मोटे आते हैं, वो बोलते हैं कि हम सुबह 4 बजे सोते हैं और रात सुबह दिन में 12, 1, 2 बजे तक उठते हैं। एक तो उनका काम भी वैसा होता है और वो लोग लेट उठना, लेट सोना, ऐसे कैसे भी रहता है। उसी तरह से प्रमेह, जो डायबिटीज टाइप 2, ये जो बढ़ रहा है, ये सब हमें दिखता है मोटापा में, संतर्पण जन्य व्याधि में। इसमें दोष देखेंगे तो कफ दोष रहता है, धातु देखेंगे तो मांस और मेद रहता है, और मल में देखेंगे तो स्वेद, स्वेद का इन्वॉल्वमेंट रहता है, आर्तव का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आजकल पीसीओडी बढ़ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। उसी तरह से फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं बहुत सारा। फिर पुरुष व स्त्रोतस की दृष्टि रहती है, मूत्र व स्त्रोतस की दृष्टि रहती है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि मेदो व स्त्रोतस का मूल स्थान वृक्क बताया है, वृक्क और वपावहन बताया है। वृक्क जो रहते हैं वो मूत्र का ये शोधन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और वहीं पर ही बहुत ज्यादा मेद संचित होने लगती है। अब मेद केवल पेट के आसपास ही ज्यादा क्यों दिखाई देता है? ऐसे तो सब जगह रहता है, लेकिन पेट के आसपास क्यों दिखाई देता है, वहीं पे तोंद निकल जाता है? इसका क्या कारण है? तो आप लोगों ने पहले जो पानी का जो इंजन देखा होगा, स्टीम इंजन, तो मतलब टीवी वगैरह में भी देखा होगा, तो वो स्टीम इंजन जब चलता है तो वहां पे कोयला, ईंधन बहुत रखा जाता है, और फिर वो ईंधन डालते हैं, कोयला डालते हैं, तो वो आगे आगे सरकता है। उसी तरह से हमारे पेट में नाभि के पास जो अग्नि का स्थान है, वहां पर अगर बहुत ज्यादा हम लोग खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो मेद वहां पे संचित होने लगता है कि भविष्य में मेद की जब जरूरत पड़ेगी, जब कुछ खाने पीने को नहीं रहेगा, तो मेद वहां पे संचित होने लगता है। ये कारण आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों ने बताया है। यहाँ पे स्त्रोतस देखेंगे तो रस्व स्त्रोतस की मेन दृष्टि रहती है और आर्तव स्त्रोतस की दृष्टि रहती है। इसी तरह से एनाटॉमिकली देखेंगे तो यहाँ पर पेट, पेट जो रहता है बहुत ज्यादा फूल जाता है, बहुत ज्यादा। उसी तरह से छाती में बहुत ज्यादा ये होते हैं, ऐसा बोला भी है, स्तनों में और सब जगह चर्बी चर्बी जमा होती है। फिर कमर में होने लगती है, थाइज में होने लगती है, बटक्स में होने लगती है, सब जगह चर्बी चर्बी जमा होने लगता है। उसी तरह से इसमें अब चिकित्सा क्या करें, बाकी चीज तो हम लोग को मालूम ही है, इसमें चिकित्सा किस तरह से सोचना चाहिए? तो सबसे पहले लंघन कराना है। लंघन में कितना हो पेशेंट, हर पेशेंट को कितना लंघन साथ में है, कितना सहन हो सकता है, क्योंकि अति लंघन से वायु का प्रकोप होगा और मेधाविरत बात होके और ज्यादा उसको तकलीफ हो सकती है। कितना उसको सहन होता है उस हिसाब से हमें लंघन कराना चाहिए। फिर स्वेदन कराना चाहिए। स्वेदन से क्या होता है कि मेद का पूरा ये क्षय होने लगता है स्वेदन से। और फिर उसी तरह से क्योंकि मेद का मल स्वेद को बताया है, तो उसकी पूरा स्वेद से मेद पिघलने लगता है। उसी तरह से शोधन करना है, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण। तो वहां पे बस्ती देखेंगे तो लेखनीय गण का हम लोग काढ़ा का बस्ती देते हैं, लेखनीय तेलों का हम लोग बस्ती देते हैं, उद्वर्तन करते हैं। फिर आर्तव को ठीक करने की चिकित्सा किया जाता है। फिर अभ्यंग किया जाता है, बहुत सारे जो मेद को नष्ट करने वाले द्रव्य हैं। और आरग्य अध्याय देखेंगे तो उसमें बहुत सारा, चरक सूत्र स्थान दूसरा चैप्टर, उसमें बहुत सारे उद्वर्तन के योग बताए, उनका अगर उद्वर्तन किया जाए तो वेट लॉस बहुत अच्छे से होने लगता है। अब ये अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से कुछ कुछ चिकित्सा मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग भी बताइएगा। अगर मलावरोध है, कॉन्स्टिपेशन है, मल बहुत चिपका चिपका आ रहा है, तो आरवत कपिलावटी जो है वो देते हैं, त्रिफला गुगुल देते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं, क्योंकि सार्किट विभाजन को अच्छा कर देता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, जाठराग्नि को अच्छा करता है, और आरोग्य वर्धनी खुद भी लेखन का कार्य करता है वहां पे। तो क्योंकि इसमें कुटकी है, नीम है, इसीलिए, और यकृत का क्रिया को अच्छा कर देता है, फैट मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, मतलब मेद का पचन अच्छे से होने लगता है, धात्वग्नि की क्रियाएं अच्छा करता है, इसलिए आरोग्य वर्धनी बट्टी को दिया जाता है। त्रिफला गुगुल भी लेखन का कार्य करता है, क्योंकि त्रिफला और गुगुल है। उसी तरह से कपिलादी बट्टी, आर्यवत कपिलादी बट्टी है, वो मल को निकालती है, जैसे जैसे मल निकलते जाएगा वैसे वैसे पेशेंट का वेट लॉस होते जाता है। और इसमें मेदो रोग में बोला भी है कि विरेचन कराना सबसे अच्छा रहता है। उसी तरह से इसमें फल त्रिकादि क्वाथ का प्रयोग करने से, 4 4 चम्मच सुबह शाम करने से वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है।
एरंड हरितकी का एक एक गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यूरिन अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो रसायन चूर्ण है, जैसे गोक्षुर है, फिर आम्लकी है, मुस्ता है, ऐसे जो द्रव्य हैं जो अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति करते हैं, उसको सुबह लेना है या रात को लेना है। अगर मेंसेस क्लियर नहीं आ रहा है और उससे वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वेट लॉस करने के लिए मेंसेस ला के हम कर सकते हैं, तो कुमारी असर का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मेंसेस को और अच्छा रेगुलेट करने के लिए पीसीओडी को ठीक कर दिया, क्योंकि वह हेतु रहता है, तो कन्या लोहादी वटी है, त्रिफला गुगुल है, फिर उसके बाद में कभी कभी हमें रजब प्रवर्तनी वटी देना पड़ता है, नहीं तो पुष्प धनवा रस है। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। पीसीओडी के लिए हम लोग कांचनार गुगुल का प्रयोग करते हैं, मांसपाचक मेदोपाचक का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, हर पेशेंट अलग अलग होता है, तो हर पेशेंट में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो ये कॉमन दवाइयां बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही सारी दवाइयां देनी है। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, प्रकृति का दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, दुष्य देखना है, देश देखना है, काल देखना है, प्रकृति देखना है, आहार शक्ति देखना है, व्यायाम शक्ति देखना है, बहुत सारे पैरामीटर से देख के फिर मेडिसिन डिसाइड करना है। यहाँ पर ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन हम लोग बात करते हैं, एक तरह से हम डायरेक्शन देते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि यही चीजें सारी चीज आप लोगों को देना है। पेशेंट का पित्त प्रकृति हो सकता है, कफ प्रकृति हो सकता है, हेतु अलग हो सकते हैं, तो मेडिसिन आप जब अपने पेशेंट को देते हैं तो वह मेडिसिन चेंज करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो मेरे खिलाफ बोलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे खिलाफ वो बोलते हैं कि मैं कॉमन दवाइयां बताऊं। मैं कॉमन दवाइयां इसलिए बताता हूं कि वह कॉमन एक डायरेक्शन मिलता है, लेकिन हर पेशेंट अलग होता है। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, हर पेशेंट को हम एक ही दवाइयां नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पित्त प्रकृति को अलग होता है, कफ प्रकृति को अलग होता है, वात प्रकृति को अलग होता है, वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, वात कफ वात पित्त प्रकृति, सब पेशेंट पित्त कफ प्रकृति सान्निपैथिक, हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन की योजना करनी चाहिए। और उसी तरह से ऋतु अलग होता है, जैसे गर्मी के दिन में हम लोग बहुत ज्यादा कटु रसात्मक द्रव्य देंगे गर्मी के दिन में, तो वो पेशेंट को साथ में नहीं होगा, तो हमें सीजन फिर गुड़ुची जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसा सीजन, जैसा प्रकृति, जैसा देश। अब अगर हम लोग राजस्थान में जाएंगे या नागपुर में भी कितनी ज्यादा गर्मी है और वहां पे हम कटु रस का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो पेशेंट को तकलीफ होगी, तो वहां पे तिक्त रस का प्रयोग करना चाहिए। हर पेशेंट हर सीजन के जब देश, दुष्य, काल, व्याधि अवस्था, अग्नि, इस हिसाब से हर मेडिसिन चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर जो भी बात होती है वो कॉमन बात होती है, कॉमन इसलिए कि एक डायरेक्शन मिले। इसी तरह से अगर आम बात है और मोटापा है, आम बात है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो आम बातारी रस देते हैं, उसी तरह से त्रिफला गुगुल देते हैं, गोक्षुरादि देते हैं, उसी तरह से सिंहनाथ गुगुल का प्रयोग करते हैं। अगर स्थौल्यता है, कमर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है और कंधे दर्द हो रहे हैं, तो वहां पे महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, जैसा अवस्था है उस हिसाब से देते हैं। अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो पंचतिक्त घृत गुगुल दे सकते हैं। उसी तरह से खाने के बाद सौभाग्य शुंठी पाक दे सकते हैं। स्थौल्यता और पांडुता है, खून की कमी है, तो हम लोग मेदोर गुगुल, फिर नवक गुगुल, चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धनी वटी के साथ में ताप्यादि लौ दे सकते हैं, नवायस लौ दे सकते हैं। जैसा कंडीशन वैसे हम देते हैं। मुख शोथ है, पाद शोथ है, तो पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवादिक्वाद, वरुणादिक्वाद, पुनर्नवारिष्ट, ऐसे जब द्रव्य देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हाथ पैर में चीटियां काट रही है, टिंगलिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल, इन सब का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा अगर कृमि का इतिहास है, पेट में मोटापा भी है, कृमि भी है, तो वायु विडंग का चूर्ण देते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग त्रिफला का चूर्ण देते हैं, और मतलब वहां पे ये करंज का चूर्ण देते हैं। ऐसे बहुत सारे नीम का चूर्ण देते हैं, जो कृमिघ्न द्रव्य वो देते हैं। और पसीना बहुत ज्यादा आना चाहिए, तो हम लोग कुछ लेखन करने वाले द्रव्य अंदर इंटरनली देते हैं, जैसे कि लेखनीय गण में त्रिफला है, विडंग है, चित्रक, मुस्ता, दशमूल, आरगवत, एरंडमूल, देवदार, दारू हल्दी, ये सब का काढ़ा देते हैं, तो इससे वेट बहुत अच्छे से कम होता है, बहुत पसीना भी निकलता है। जितना पसीना निकलेगा, और पसीना को और अच्छे से निकालने के लिए कोष्ण जल पीने के लिए देते हैं, वेट लॉस जल्दी जल्दी होने लगता है। उसी तरह से ग्रंथों के हिसाब से त्रिफला गुगुल का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, महारासनादि क्वाद का प्रयोग अच्छा रहता है, नवा गुगुल, मेदोहर गुगुल, त्रिउष्णादि लो, आरोग्य वर्धनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, नवायस चूर्ण, हरित क्यादि चूर्ण, व्योषादि सक्तु करके एक द्रव्य है, व्योषादि सक्तु का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, योगराज गुगुल का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से मल मूत्र स्वेद अच्छे से निकलना चाहिए, उसको देखना है। आर्तव अच्छे से निकलना चाहिए, आर्तव हर महीने में आना चाहिए, उसको देखना है।
इस तरह से जब हम देते हैं ना तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से फिजिकल वर्क उनको बढ़ाना है तो एक्सरसाइज कराना है, फिर साइकिलिंग कराना है, जिम में भेजना है, और जिम में भी अर्ध शक्ति व्यायाम कराना है। ये बाकी चीज आप लोग को मालूम है, आप लोग और अच्छे से बताएंगे। इसी तरह से खाने के पहले अगर पानी ज्यादा पी लिया जाए तो मोटे लोगों का वेट कम होने लगता है। पानी भरपेट पी ले तो अन्न कम जाएगा, पानी ज्यादा रहेगा। उसी तरह से और ऐसे भी उनको तृष्णा और शुद्धा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहती है, तो पानी ज्यादा पी लेंगे तो पेट में अन्न कम जाएगा, वेट लॉस जल्दी होने लगता है। इसी तरह से खाने में जवारी का रोटी, मूंग का दाल और जो भुना हुआ जो खिल होता है, लाहिया मराठी में बोलते हैं, खिल का सेवन कराएं, जिसको हम लाजा मंड बना के दे सकते हैं। उसी तरह से लौकी का सब्जी, फिर परवल का सब्जी, करेले का सब्जी, शिगरू का सब्जी, फिर सोया का सब्जी, फिर उसी तरह से चौलाई का साग, फिर उसके बाद में ये सब जो हल्का चीज है जो वेट लॉस करने, चौलाई का साग जो रहता है उससे वो फाइबर सब रहता है, तो उससे वेट लॉस बहुत अच्छे से होने लगता है। उसी तरह से क्या नहीं देना है, तो बहुत ज्यादा मीठा चीज नहीं देना है, बहुत ज्यादा उनको नमकीन चीज, नमक जो रहता है पानी एब्जॉर्ब करता है। आप लोग थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालिए, एक नमक डालिए और पानी डालिए, वो पानी को कितना एब्जॉर्ब करता है। तो नमक का सेवन ज्यादा करना मोटापे को बढ़ाता है। उसी तरह से खट्टी चीजें नहीं देना है, टोमेटो सॉस हो गया, जैम जेली हो गया और अचार हो गया, ये सब क्या करता है, अम्ल रस जो होता है कफ को बढ़ाता है। मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ा के और पानी को ऑब्जर्व करके और फिर वो वेट को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। फिर पचने में हैवी चीजें और नॉनवेज का सेवन करना, बहुत ज्यादा मिठाइयों का सेवन करना, मिठाइयों से वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाने से वेट बढ़ता है। फिर बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से, बहुत ज्यादा पानी पीने से, फिर डालडा का सेवन, वनस्पति घी जो डालडा होता है, हाइड्रोजनेटेड ग्राउंडनट ऑयल जो डालडा का प्रचलन था, वो खाने से, चीनी बहुत ज्यादा खाने से, दही से बहुत खाने से वेट बढ़ता है। फिर आलू का सेवन ज्यादा करने से, फिर प्याज का सेवन, फिर उसी तरह से मटर का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो वायु को बढ़ाते हैं। फिर गेहूं की चीजें बहुत ज्यादा खाना, फिर घी का, भैंस का घी बहुत ज्यादा अति मात्रा में खाना, दूध, भैंस का दूध बहुत ज्यादा लेना, फिर चुरमुरे और तले हुए पदार्थ खाना, नॉनवेज खाना, अचार खाना, पापड़, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट का आजकल प्रचलन बहुत बढ़ गया, चॉकलेट का सेवन। मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा जो बॉर्नविटा के बारे में बताया गया है कि आजकल माँ मतलब टीवी में आता है कि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन वो पूरा बॉर्नविटा जो है वो पूरा डायबिटीज को बनाने वाला है। आज के जमाने में जो चॉकलेट वाला कैडबरी जो बना रही है वो पूरा, तो बॉर्नविटा से भी बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में और सभी में। और ये सब विकृत चीजें आ गई है समाज में, मार्केटिंग इतना ज्यादा होता है, असली में कुछ होता नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद लेक्चर होने के बाद बॉर्नविटा के बारे में डिटेल भेजूंगा, तो आप लोग देखिएगा, फिर समझ आएगा आप लोगों को कि ये मोटापा का कितना मेन कारण है। माँ को नहीं देना चाहिए बॉर्नविटा। उसी तरह से आइसक्रीम का बहुत ज्यादा सेवन करना, आइसक्रीम अभी गर्मी आ रही है तो आइसक्रीम का सेवन बढ़ गया है, तो उससे मोटापा बढ़ता है। उसी तरह से दिन में सोना, रात में जागरण करना, बैठ के काम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे काम करना, सुखासीन आयुष्य, मतलब केवल बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं और कैसे भी काम कर रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आते थे, अग्रवाल पेशेंट, वो क्या करते थे कि वो ना दिन में 2 बजे उठते थे, और उनका ये अंडरवेयर बनियान का होलसेल का बहुत बड़ा, पुणे का सबसे बड़ा होलसेल है, तो वो उन्होंने किसी को काम पे दे दिया था और वो जाते थे 1 घंटे के लिए बस ऑफिस में जाते थे। मतलब वो जब मेरे पास आते थे तब की बात बता रहा हूँ, 2006 की बात बता रहा हूँ। तो वो जब खाना खाते थे ना तो इतना ज्यादा खाना खाते थे, जैसे कि पूरा कुकर है, बड़ा वाला कुकर 25 किलो का, वो पूरा पुलाव बनाएंगे, वो पूरा खा जाएंगे एक बार में। और फिर रात को डाइटिंग करना है, डॉक्टर ने बोला है कि डाइटिंग करना है। तो डाइटिंग में क्या करते थे, वो जो खीरा ककड़ी होता है ना, वो पूरा काटेंगे और रात को दही लेंगे और वो 3-4 लीटर वो पी जाएंगे पूरा। उसी तरह से मेरे पास कुछ ऐसे मोटे मोटे लोग हैं जो 12-12 24-24 वड़ा पाव खा लेते हैं एक बार में, इतना ज्यादा मोटापा बढ़ गया। और डाइटिंग करें, हम वड़ा पाव खा रहे हैं, मैदा जो रहता है ना उससे वेट बढ़ता है। जो पाव बनता है ना, ब्रेड और पाव, ये वेट बढ़ाता है, मैदा जाके पेट में चिपक जाता है। बिस्किट, बिस्किट खाना भी वेट बढ़ाता है। मैदा की सारी चीजें जो है, अभी आजकल पिज्जा आ गया है, बर्गर आ गया, वो सब का खाने से वेट बढ़ता है। उसी तरह से खाने के बाद पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना, यह जो है इससे वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। और लोग चावल बहुत ज्यादा खा के और दिन में सो जाते हैं, ये बहुत वेट बढ़ाते हैं। कूलर या एसी लगा के खाना वाना खा के सो जाओ। अब पुणे में तो कैसा है कि 1 से 4 बजे तक लोग सो ही जाते हैं, दिवस ऑफ बर्ज बोले तब भी लोग सोते हैं। उसी तरह से अब चिकित्सा क्या करना है, तो इसमें हमें शहद का सेवन करना है।
और शारीरिक श्रम जो लोग कर रहे हैं, मतलब जो वेट लॉस करने के लिए जिम जा रहे हैं या चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, उनको शहद का सेवन करने से फायदा होता है। उसी तरह से सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर दोरी स्किपिंग करना, दोरी पे जंप मारना, फिर दौड़ना, ये बहुत अच्छा काम रहता है। आउटडोर गेम खेलना वो बहुत अच्छा रहता है। फिर जितना भी चर्बी है, फैट्स, उसको पिघलाना, ये करना चाहिए। और शुगर टेस्ट हमेशा करते रहना चाहिए। और ये जो वचा का चूर्ण है, इसका अभ्यंग करना चाहिए पूरे बॉडी में। फिर जो हमारा स्टीम बॉक्स रहते हैं, उसका स्टीम लेना चाहिए। महानारायण तेल से मसाज करना चाहिए। उसी तरह से अभ्यंग करना, महाविष्णु तेल का मसाज करना, ये सब करना बहुत वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो लोग अपने खान पान से कंट्रोल कर लेते हैं, वेट लॉस करते हैं, उनके लिए ठीक है। जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए हम चिकित्सा देते हैं। उसी तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, फल त्रिकात्रिकवात, ये सब बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। और आप लोग भी बताइए, मतलब उतना एक्सरसाइज करना है कि हमारा पसीना निकले, स्वेद प्रवृत्ति होना शुरू हो जाए। इतना व्यायाम करने से बहुत अच्छा रहता है कि स्नायु और जो भी त्वचा है उनका व्यायाम हो, मसल्स का व्यायाम हो। उतना अगर हो जाए ना तो वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाता है। एकदम ऐसा क्रश डाइट भी नहीं करना है कि कुछ नहीं खा रहे हैं और पूरा दिन भर भूखे रह रहे हैं, उससे वायु का प्रकोप हो जाता है। या फिर सैलेड बस खा रहे हैं तो उससे वेट होगा कम, लेकिन बाद में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। तो हमें वो पेशेंट को देखना है और आयुर्वेद के मेथड से चिकित्सा करना है। और चरक संहिता में बोल दिया न स्थूलस्य भेषजम, स्थूलता का कोई रोग इलाज नहीं है, उसमें डाइट को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग कैसे वेट लॉस कराते हैं, कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? आप लोग बताइए। आशा मैम, आपके पास वेट लॉस के पेशेंट आते हैं, आप क्या देती हैं, कैसे देती हैं? आशा टंडेल मैम, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ सर, प्रणाम सर, नमस्ते। हाँ प्रणाम। सर, स्थूलता तो अभी जैसे एक बोलते हैं ना, राजरोग जैसा हो गया है। पहले सिर्फ मधुमेह को राजरोग गिना जाता था, अभी तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि ऐसे गिनना चाहिए उसको राजरोग में, ऐसा मुझे लगता है। ना कि सिर्फ बड़ी उम्र के, छोटे छोटे बच्चों में भी ये व्याधि बहुत व्यापक होता जा रहा है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें एज एक क्लासिफिकेशन रहता है कि बच्चे हैं, मीडियम एज है और ओल्ड एज है, तो उसके हिसाब से फिर मेडिसिन प्लान करना पड़ता है। मेनली तो जैसे आपने बताया, निदान परिवर्जन, जिससे उनका बढ़ रहा है, मैदे की चीजें हैं या फर्मेंटेड चीजें हैं। ज्यादातर शुगर का इंटेक ज्यादा होना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये मैं पहले अवॉइड करवाती हूँ। उसके बाद लेखन के लिए जैसे हम देते हैं त्रिफला गुगलू, मेदोहर गुगलू, दीपन पाचन करने के बाद आरोग्यवर्धिनी, फिर ये अपना अविपत्तिकर चूर्ण, चित्रकादि वटे, इन सब से दीपन पाचन कराया। अजमोदादि वटे, अजमोदादि चूर्ण, जैसे मतलब प्रकृति रहती है पेशेंट की, उसके हिसाब से दीपन पाचन कराने के बाद त्रिफला है, मेदोहर गुगलू है, नवक गुगलू है, इन सब का काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और इसमें एक सर, आपने जैसे बहुत बढ़िया बताया, स्टीम बाथ लेना। तो पेशेंट को ना कुटम चुक्की आदि चूर्ण से ड्राई उद्वर्तन कराने के बाद फिर एक दिन ड्राई उद्वर्तन, एक दिन महानारायण तेल से उद्वर्तन कराइए, मसाज करा के फिर स्टीम बाथ दिलाते हैं। तो स्टीम बाथ में भी मैं अपना दशमूल क्वाथ या निर्गुंडी क्वाथ, ऐसे वाथर द्रव्यों के क्वाथ लेने से क्या होता है कि पोर्स ओपन होते हैं, तो स्रोतों की शुद्धि होती है। तो उससे जो मेद पिघलती है ना, मेद धातु, उसमें थोड़ा मतलब इंक्रीज होता है, उसका वेग बढ़ता है। तो इसका मैंने काफी बढ़िया रिजल्ट देखा है। बाकी तो सब ऐसे सर डाइट पे ही रहता है मेन, कि पेशेंट कितना कंट्रोल कर पाता है अपना, दिनचर्या में कितना बदलाव ला पाता है, उसके हिसाब से उसका वेट लॉस होता है। जी सर। और अगर किसी रोग से संलग्न वेदोवृद्धि है तो फिर मेन व्याधि की चिकित्सा करने के बाद ही उसमें रिजल्ट मिल पाता है। जी सर। जी। और आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बेरिएटिक सर्जरी करते हैं, तो पूरा पेट ही काट लेते हैं, स्टमक ही काट देते हैं, इसोफेगस को लेके, और फिर वो नीचे डिओडिनम में जोड़ देते हैं, तो उससे नहीं सर, उसका भी कॉम्प्लिकेशन। इतना रिजल्ट नहीं है सर। मेरे पास 2 से 3 पेशेंट आए हैं ऐसे, बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद 6-5 महीने के बाद ही उनका, पहले उनका 120 kg था, बेरियाट्रिक सर्जरी कराया तो उनका 70 के अंदर आ गया वेट। लेकिन फिर बाद में जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि आप वो भी लोग भी डाइट देते हैं उनको, एक्सरसाइज प्लान देते हैं, लेकिन उन्होंने ठीक से पालन नहीं किया ना, तो वापस बढ़ के उनका 110 kg आ गया। तो ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं है मेरे हिसाब से तो सर। जी। उसी तरह से लाइपोसक्शन कराते हैं, क्या क्या कराते हैं? लाइपोसक्शन वाले तो मेरे पास बहुत पेशेंट है, उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, पूरा फैट्स निकाल दिया तो कुछ अजीब ही तरह के रोगी दिखने लगे थे।
ये सब सर्जरी से तो नहीं उतना सक्सेस मिलता। अब जिनको मिलता है, अदनान सामी को मिला है, जिनको मिलता है, जिनको नहीं मिलता है नहीं मिलता है। नहीं सर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे लाइपोसक्शन में वो मेदोधरा कला का ही वो लोग क्षय कर डालते हैं, तो उससे रिलेटेड जो धातु क्षय जन्य व्याधियां हुए वो भी उनमें होते ही होंगे ना, हाँ कहीं ना कहीं जाके जी अग्नि पे भी इफेक्ट करता होगा वो। जी। जी सर। बाकी लोग का क्या एक्सपीरियंस है? अर्चना मैम आप कैसे कराती हैं वेट लॉस? अर्शिया मैम? है सर, सबसे पहले तो सर शोधन ही कराते हैं सर हम, वुमन विरेचन बस्ती, और स्ट्रेस भी मेन कॉज होता है, तो शिरोधारण से भी करना पड़ता है, काउंसलिंग भी करना पड़ता है, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह, योगा, और स्किपिंग करना है, वॉकिंग करना है, ये सब करते हैं सर। और खाने का भी नियम बोले जाते हैं, सिर्फ ज्वार की रोटी बोलते हैं सर सुबह, और शाम को सूप बताते हैं सर, अलग अलग मूंग का सूप होता है इसमें ज्यादा, और सब्जियों का सूप भी लेने के लिए बोलती हूँ। बाकी जो वो दूध दूध के पदार्थ होते हैं सब वो सारे बंद किए जाते हैं, साबुदाना होता है, बटाटा, मैदे के पदार्थ, ये सारे बंद किए जाते हैं सर पेशेंट को। और इसी तरह गर्म पानी लेना, मध लेना, ये बताया जाता है सर। थैंक यू सर। बाकी लोग कुछ अलग से कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, कुछ अलग बताना चाहते हैं इसके अलावा? नहीं, ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। 8:15 पे फिर मिलेंगे, फिर हम लोग सर और मुझे एक डिस्कस चीज करेंगे। पूछनी थी। प्रणाम सर। हाँ हाँ सर सर। आपने बोला था खाने से पहले, जैसे उनको बहुत तेज भूख लग रही है, खाने से पहले पानी पीना, तो ये ज्यादा पानी पी ले तो अन्न कम खाएंगे। तो मुझे ये पूछना, कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक अग्नि तुरंत का भी प्रॉब्लम होती है। तुरंत ऐसे बोला है ना कि खाने के पहले ज्यादा पानी पिया तो हम्म। कृशता करता है। अच्छा, कृष्णा कर देगा। हाँ, और खाने के बाद पानी ज्यादा पिया तो वो स्थूलता कर देता है। अच्छा, तो पहले पी ले तो उससे प्रॉब्लम नहीं है अगर इश्यू है। हाँ, मोटे लोग के लिए। सर दूसरी चीज ये पूछनी थी, सूजी जो होती है, सूजी की बनी चीजें, जैसे वर्मिसेली है, वर्मिसेली मतलब जो सिमई होती है, या फिर जो एक वो होता है, क्या कहते हैं, जो भी मतलब सूजी, सूजी क्या से फर्क पड़ता है कि सूजी मोटापा करती है नहीं करती, कैसे रहता है ये? प्रमाण के हिसाब से सब कुछ खाना चाहिए। अति अति सर्वत्र वर्जित। सूजी खाने से कोई बीमारी थोड़ी ना होता है, आलू खाने से थोड़ी ना होता है। प्रमाण में सब चीज अलाउड है। प्रमाण विष्णु। हाँ, सर एक और जिनको वात पित्त है, या जैसे पित्त बढ़ा हुआ है, उनको स्वेदन में प्रॉब्लम फिर हो जाती है ना सर, क्योंकि उनको स्वेदन उतना सहन नहीं अति होता। सर्वत्र वर्जित। अति स्वेदन देने से होता है, थोड़ा स्वेदन दे 5 मिनट 10 मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर और पेशेंट के लिए स्वेदन कितना देना है वो तो हमें देखना पड़ता है, उसको कितना साथ में है। अगर तो 1 घंटा सर, पेशेंट लेटा है स्टीम बॉक्स में तो उसको हाँ तो हाँ चक्कर आने लगेगा। सर, हाँ हाँ। सर और एक चीज और पूछनी छोटी सी थी। सर जैसे ये बोला कि आपने कि जब तक स्वेद ना आए तब तक बहुत ज्यादा मतलब एक्सरसाइज हम इतनी करें कि स्वेद हमें थोड़ा सा आने लगे। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी का ऐसा है कि अर्धशक्ति से ज्यादा करने पे ही स्वेद आता है उसका, अगर अर्धशक्ति पे नहीं आ रहा है, अर्धशक्ति से तो ज्यादा ही ये अर्धशक्ति तो सब्जेक्टिव पैरामीटर है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं। अर्धशक्ति मतलब क्या, वो भी तो क्वेश्चन है ना। अब जैसे चल रहे हैं, चलते चलते उनको जब पसीना आ रहा है हम्म। तो फिर वो अर्धशक्ति हो गया। पसीना आ गया मतलब उनका हो गया। नहीं सर, एक्चुअली मैं अर्धशक्ति से मैंने इस तरह से निकाला था कि उनका दिल काफी तेज धड़कने लगा, या बहुत तेज थकान लगने लगी, अभी पसीना नहीं आया लेकिन थकान लगी, मतलब सांस तेज हो गई, तो लेकिन मत करे फिर। ना, उतना मत करे, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचे, इतना नहीं करना है। लेकिन सर अगर तब तक अगर उनको पसीना नहीं आया तो इसको क्या पर करेंगे? नहीं, एक एक मैंने ये बताया कि इतना व्यायाम करने के लिए हमारे आचार्य ने बोला है, उतना बोला है। लेकिन मोटे लोगों का कितना है वो तो उन पे डिपेंड करता है। हम नहीं पसीना बट नहीं आ रहे तब तक उनको घुमा रहे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। थोड़ी थोड़ी करके स्टेमिना बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा करके हाँ स्टेमिना। हाँ, कुछ लोग तो 10 कदम भी नहीं चल पाते, इतने मोटे होते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर। जी। अर्शिया मैम कुछ बोलना चाहती हैं? शैलजा मैम? सर ये नमस्कार तो सर। एक एक करके। हाँ मैम, आप बोल लीजिए। शैलजा आनंद मैम आप बोलिए मैम। सर मैं दीक्षा बोल रही हूँ। एक डाउट था मेरा कि जैसे आपने कहा खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीना है, तो उससे मतलब अग्नि शांत नहीं हो जाएगी और फिर भोजन होने का? दीजिए ना, यहाँ पे अग्नि को शांति करना है ना, वो अग्नि शांत होगा। अभी उसको क्रेविंग कितना होती है। मेरे क्लास में एक मेरा क्लासमेट था, वो इतना मोटा था ना, वो 350 kg का था। और वो सुबह का जब हमारा लेक्चर होता था ना सुबह का एमडी का, तो रिसर्च स्टैट का, पहले जाके 12 वड़ा पाव खा के आएगा। फिर उसके बाद में लेक्चर के बाद फिर जाएगा कैंटीन में, फिर बहुत कुछ खा के आएगा। तो हमने पूछा कि इतने मोटे हो, जैसे ये दिख रहा है ना वैसे ही।
तो फिर हमने उसका वेट लॉस करने के लिए बोला कि पूरा पानी पी लो। तो उसका अग्नि जो है, विकृत अग्नि है, वो मंद होने दीजिए ना, उसमें क्या है। सर तो मतलब डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो वो कम खाएगा ना, ज्यादा पेट भर पानी पी लिया। हाँ जी। हाँ ये हम स्थूलता की चिकित्सा कर रहे हैं, तो मेद की अग्नि कैसे शांत होगी। तो हम लोग मेदोवर गुगुल देते हैं, नवगुगुल, वो भी क्या काम करता है, वो अग्नि को, जो विकृत अग्नि है उसको शांत होना चाहिए, भस्म का अग्नि को। ठीक बराबर है ना। हाँ जी। हाँ, वो अग्नि, अभी शहद खिलाया जाता है, क्यों खिलाया जाता है कि विकृत अग्नि को वो थोड़ा रोक के रखे। वो रोक के रखे तो अन्न कम खाएंगे, अन्न कम खाएंगे तो अपने आप वेट कम होते जाएगा। एक तरह से अपतर्पण चिकित्सा करना है हमें। ठीक है सर। जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे बचा वगैरह चूर्ण है, हम लोग जो अंदर इंटरनली लेते हैं तो वो तो कफ का मतलब कम करेगा, लेकिन जो इसका उद्वर्तन कर रहे हैं तो इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है कि अंदर बॉडी की फैट को हटाता है? नहीं, स्किन भ्राजक पित्त को उत्तेजित करता है ना, और वो ओके भ्राजक पित्त के नीचे, मतलब स्किन के अंदर ही सब फैट डिपोजिशन है ना। ओके, तो हाँ हीट बढ़ेगी तो एक तरह से फैट इस तरह से होगा कि वो हाँ, शायद पसीना आएगा, पिघलेगा श्वेत पिघलेगा। प्रवृत्ति होगा तो अपने आप कम होता जाएगा। और थैंक यू वचा सर, प्रणाम सर। इंटरनली तो हम ज्यादा ले नहीं सकते, वमनोपक हाँ होता है, ज्यादा लेंगे तो उल्टी आती है बच्चा से। प्रणाम सर। हाँ जी। और सर इसमें ना जो उद्वर्तन है उसका भी एक क्रम रहता है, जैसे आपको वेट लॉस के लिए करना है तो विरुद्ध दिशा में ही करना है उद्वर्तन। क्या जो हम मैम? स्ट्रोक लेते हैं जो ना, भी रोम है उसके अपोजिट, रोम के अपोजिट ऑपोजिट। डायरेक्शन। हाँ हाँ रोम के सर। जी, थैंक यू एक मैम। त्रिफला क्वाथ की बस्ती का भी बढ़िया रिजल्ट मिला है। शायद प्रशांत सर ने ही एक बार यहाँ पे शेयर किया था, वो भी करा सकते हैं इसमें। मैम एक बार उसके शेयर कर दीजिएगा डिटेल्स अगर हो सके तो, अगर आपके पास ग्रुप में। सर मुझे इंग्रेडिएंट्स अभी तो पूरे याद नहीं है, कुछ लोग त्रिफला था उसमें त्रिफला इतने और याद। गोमूत्र का बस्ती देते हैं लेखन करने के लिए, त्रिफला और गोमूत्र, अच्छा उससे वेट लॉस होता है। और वो सर, एक बार प्रशांत सर ने कराया था ना अपने पेशेंट में, शायद 7 kg। सहचरादि सहचरादि तेल का और उसका सरसों के तेल का कॉकटेल बना के। अच्छा हाँ, नहीं, नीरू बस्ती में भी उन्होंने कुछ बताया था, त्रिफला के अंदर और कुछ अभी 2-3 आएंगे ना द्रव्य तो डाले। पूछते हैं, अभी हाँ उनसे आएंगे। पूछिए। ओके ठीक है सर, थैंक यू। अर्शिया मैम आप पूछिए, आप क्या बोल रही थी। पहले तो सर वो विकास सर पूछ रहे थे ना वो अर्धशक्ति व्यायाम का, तो उस दिन शशि मैम इन लोगों से मैंने पूछा था तो वो बोले थे अर्धशक्ति व्यायाम में मतलब माथे पे पसीना वगैरह आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो अर्धशक्ति व्यायाम हो गया है। दूसरा सर, मैंने एक ये ऐसा एक वैद्य के पास जाती थी तो वो बताया, वो लोग क्या यूज करते थे अभ्यंग के लिए, सरसों तेल प्लस एरंड तेल प्लस तिल तेल ऐसा मिक्स करके उसका अभ्यंग कराते थे, जो मतलब फैटी पेशेंट्स होते थे उनके लिए। और एक सर ये मैंने जमदग्नि सर के एक पत्ते के कागज में देखा था कि सुबह नाश्ते की जगह ना वो चावल का पानी पीने के लिए कहते थे। तो मतलब चावल लेके उसमें पानी डाल के उसको उबाल के हाफ करके सिर्फ वो पानी पीना है 8-1 बजे जैसे, फिर 10 से 1 के बीच में अपना खाना खा लेना है। फिर शाम को 6-1 बजे तक सब अपना वो भाजनी का थाली पीठ वगैरह जो होता है, जो लाइट चीजें होती है, लाया ये वो ऐसा खाना है। तो मतलब डाइट के लिए ऐसा जनरली बताया जाता था। जी। जी सर। वो कोलकुलत्तादि चूर्ण का उद्वर्तन बहुत अच्छा रहता है, कोलकुलत्तादि चूर्ण। और हाँ दूसरा व्योषादि सक्तु, उसका प्रयोग करने से अच्छा। हाँ यस। मैम आपने ये बताया, सरसों का तेल बताया, एरंड तेल बताया और तिल तेल बताया, तीनों मिला के अभ्यंग। हाँ ओके, थैंक यू मैम, प्रणाम। ठीक है, अभी हम एक्सक्यूज मी थोड़ा सर। ब्रेक। हाँ बोलिए बोलिए आशा मैम। सर मैं ये कह रही थी, जैसे आप मंदाग्नि आप बोल रहे हैं कि पानी पीने से उसकी अग्नि मंद हो जाएगी, पर स्थूलता जो होती है वो मंदाग्नि की वजह से ही होती है ना। अगर भस्मा अग्नि होगी तो वो तो मरीज वैसे ही एकदम दुबला पतला रहेगा, तो ये दो चीज विपरीत नहीं चल रही हैं। भस्माग्नि है, हाँ है, लेकिन ये पित्त वाली नहीं है, ये विकृत मेद की है भस्मकाग्नि, इसको समझिए। मतलब धात्वग्नि रूप से विकृत है। हम पूरा अग्नि को थोड़ा ना जीरो कर रहे हैं, वो जो ज्यादा खा रहा है, मतलब उसका जो क्वांटिटी है 10 किलो खाने का, 25 किलो खाने का, उसमें अग्नि को रोकना है, मतलब कम करना है। तो इसीलिए पानी अब वो कैपेसिटी के हिसाब से पिएगा ना पानी। हम थोड़ी ना बोलेंगे 100 लीटर पी लो, हम बोलेंगे भरपेट पानी पी लो फिर खाना खाओ, तो वो कम खाना खाएगा, कम खाना खाएगा। तो अग्नि, विकृत अग्नि को शांत करना है हमें, उससे ठीक है। बीमार थोड़ा ना और पड़ता है वो। बस सर, जी, जैसे आयुर्वेद में पानी भी हम लोग कहते हैं ना अग्नि से पचन होता है, तो खाने से पहले इसमें पानी। बस ये बोला है कि खाने के पहले पानी पिला दिया जाए,
खाने के पहले पानी पिला के फिर खाना खिलाया जाए तो वेट लॉस होता है। ठीक है, ओके सर। जैसे कुछ क्वांटिटी बोलिए कि कितना होना क्वांटिटी चाहिए नहीं पानी? बोलिए, खाने के पहले पानी पिलाना है। थैंक यू सर। जी मतलब सर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि पानी से अगर अपना पेट भर गया तो इंसान खाना कम खाएगा तो उसका वेट लॉस जल्दी होगा। ये हाँ, उसके हाँ पीछे का यहाँ सिद्धांत अग्नि है। मंद करने का नहीं है, अग्नि को कम करने का है, जी विकृत जी। अग्नि को। खाने के पहले पानी पी लो, ऐसा बोला है बस। इतना पानी नहीं पीना है कि आम उत्पत्ति और ज्वर हो जाए और या फिर आम बात हो जाए, इतना पानी नहीं पीना है, कम पीना है, लेकिन खाने के पहले पानी पीना है। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करें, फिर जी हम सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन था, अभी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का चला है वो आपने करवाया है क्या पेशेंट्स में और रिजल्ट मिले हैं क्या उसके, और अगर किसी इंटरनेट को ग्रुप में फास्टिंग मिले हैं? हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब वो जैसे मोबाइल, शाम को मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं सर क्वेरी लेके, तो मैंने बोला मैंने अभी तक किसी को कराया नहीं है क्या तो मतलब पूछ लूं। इंटरनेट का यूज नहीं करना, मोबाइल नहीं 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 नहीं, इंटरमिनेंट इंटरमिटेंट इंटरमिनेंट फास्टिंग सर, इंटरमीडिएट। इंटरमिटेंट मतलब आप शाम को 7 से लेके, या कोई आपका टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए, जैसे शाम को 7 से लेके मैं सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है, फिर उसके बाद तो आप ये मतलब जो बोला है अपना मील रहता है वो सुश्रुत खाएंगे। संहिता में एक श्लोक है, मैं उस पे एक लेक्चर लूंगा, उसमें बोला जी है कि 12 टाइप के खाने का विचार क्या है सुश्रुत में। उसमें एक जी टाइप है कि दिन में एक ही बार खाना खाना है, तो हमारे सर बोलते हैं हाँ हाँ 40 साल के बाद दिन में एक ही बार खाना खाओ, ओके। तो उससे तो वेट ये नहीं बढ़ता काफी है। चलन में है अभी सर, लोग ऐसा काफी करके वेट लॉस कर रहे हैं, तो हाँ पेशेंट पूछते हैं सवाल कि ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं बोला हाँ, तो अपनी हमारा अग्नि के चरक से हिसाब से कर। हमारे सुश्रुत संहिता में बोला है ना, इस पे मैं अच्छे से बताऊंगा, शास्त्रीय सर ओके मुझे एकदम। सर। एक बेसिक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ अगर हमें वेट लॉस करना, हम थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स 3 इंटरवल में खाएं, या फिर वही उतना ही हम एक बार में खा लें, तो कौन सा बेहतर रहेगा? हमें देखिए शुद्धा वेग को रोकना नहीं है, ये भी शुद्धा है। वेग। ओके। हाँ, शुद्धा अधारणीय वेग है ना, उसको रोकना नहीं है कभी भी। खाना जब भूख लगती है तो खाना है, लेकिन क्वांटिटी कम रखना है और दिनचर्या को अच्छा रखना है। अगर क्योंकि सर हमें ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा ही हो रहा है कि बहुत लंबा इंटरवल हो जाता है, तो वो नहीं चीज। सर, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैंने देखे पेशेंट को बहुत वीकनेस, चक्कर आते हैं मेरे पास है। मुझे तो वो लोग गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ना सुबह का शुद्धा वेग रोक देते हैं और फिर बोलते हैं हम 11 बजे एक मील लेंगे, फिर शाम को 7 बजे ऐसे करते हैं सर। पर जब वो आते हैं मेरे पास तो फुल वीकनेस, हेयर लॉस और चक्कर। पाठक सर, जो लंगनम परम औषध में उसी का रूप है ये, जो है इंटरमीडिएट फास्ट है जी वो ठीक है, लेकिन लंघन कितना कराया जाए वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पुरुषम पुरुषम विक्षम का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। हाँ सर, कहीं ना कहीं जाके अग्नि विकृत तो होती होगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि क्षुधा का वेग अधारणीय है, तो उससे अग्नि का जो मंद होना होता होगा वो शुरू होता ही जाता होगा, तो जी उसमें भी लिमिटेशंस रखना जरूरी है। हाँ, जो पित्त और प्रकृति है उनको तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जो पित्त इनकी तीव्र पित्त विकृत हाँ, प्रकृति तो है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर पेशेंट के लिए अलग होना चाहिए। एक ही चीज का एक ही पैटर्न में करेंगे तो नुकसान होगा। ये हाँ सर। अश्विनी कुमार जी कुछ बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। अश्विनी कुमार राठौड़ जी, आप कृपया बताइए सर। यस सर, मैं ये कर रहा हूँ सर। मॉर्निंग में सलाद, लोकल जो भी फ्रूट है वो मैं लेता हूँ, और उसके बाद बीच में 12 बजे सलाद, और सर दोपहर में मूंग स्प्राउट जो भी है सर, एक दिन मूंग ले लेता हूँ, एक दिन चना अंकुरित वाला, और एक दिन मूंगफली अंकुरित वाला, ऐसा अल्टरनेट करके। और सर शाम को 6, 5:30, 6, 7 के अंदर सर मैं फुल मील गरम गरम घी के साथ फुल मील ले लेता हूँ सर। तो अभी 4-5 दिनों में मेरा लगभग 4 किलो वजन कम हो गया है सर, और वीकनेस नहीं आता सर। तो वीकनेस तो मेरे जीवन स्प्राउटेड में चीजें खा रहे हैं तो घी भी खा रहे हैं ना, तो इसलिए बैलेंस हो रहा है आपका। अगर वो घी सर नहीं खाएंगे, स्प्राउटेड खाएंगे, तो वायु का प्रकोप होगा। सर खाने से पहले पानी की जगह सलाद भी हम खा लें ज्यादा, जैसे खाइए ना, खीरा वगैरह। खा लेना, लेकिन वो पानी खाने के पहले पानी पीने से कृष्णता आती है, ये हमारा आयुर्वेद का अच्छा सिद्धांत है। कृष्ण, ठीक। पाठक सर, वैसे तो हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं भी सुबह राजे की तरह खाना चाहिए, दोपहर को वजीर की तरह, और रात को फकीर की तरह खाना चाहिए। जी यस सर, यही सही है।
सर राजा की तरफ से उपाय ये है कि सर फल फ्रूट कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते सर, तो हम लोग सर राजा की तरह खाते हैं। नहीं फल तो वो फ्रूट पंजाब के रोटी लोग सब्जी मेहनती होते हैं, रोटी सब्जी बोलने का नाश्ते को खाने को। ऐसे भी पंजाब के लोग जो रहते हैं बहुत मेहनती रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए ठीक है। अगर जो लोग कुछ मेहनत ही नहीं करे, बैठे रह रहे दिन भर लैपटॉप पे बैठे हैं, तो उनके लिए राजा की तरह खाएंगे तो एक टाइम भी खा रहे तो ओवर ईटिंग हो जाएगा वो तो। चलो बेटा। सुनीता सर मैम, प्रणाम। हाँ बोलिए हाँ जी मैम। सर प्रणाम सर। सर ये जो क्षुधा वेग की अब बात कर रहे थे कि उसको रोकना नहीं चाहिए, तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब रखते हैं व्रत वगैरह, तो उसमें भी तो सर मतलब हम एक कंपेल ही करते हैं बॉडी को। क्षुधा तो होती है, ऐसा तो कुछ नहीं कि नहीं होती, कि आज ये दिन आ गया, नवरात्रे आ गए, तुम्हारी नहीं तो उसमें हम लोग आम का भी तो पचन करते हैं, लंघन करते हैं ना। तो सर फिर भी आग कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपस में कॉन्ट्रा, मतलब ऐसे क्लैरिटी नहीं आ ऐसा रही। नहीं, लंघन कितना कराना है, वायु का प्रकोप ना हो उतना लंघन कराना है। तो फिर मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी तो फिर वही लंघन ही है ना, वो कुछ मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी हम जो लोग अभी रोजा रख रहे हैं उनका देखिए कितना अच्छे से फायदा हो रहा है, ऐसे पूरा शरीर शुद्ध लग रहा है उनको। अर्शिया मैम आपको लग रहा है रोजा रखने के बाद फीलिंग कैसा आ रहा है? यस सर, अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा वो है तो आम अच्छा का कुछ- हो, लंघन तो होगा ही सर। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बात बीच में ये आई कि क्षुधा के वेग को रोकना नहीं, तो वो किसी भी तरह की फास्टिंग है तो नेचुरली लंघन होके अच्छा लाइट इन द बॉडी हम लोग हर टाइम सुधा का वेग को रोकेंगे तो विकृति आएगी, एक नहीं टाइम का रोक दिया तो चलता है। हाँ वही इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो बेसिकली यही है ना कि एक रूटीन जो 3 मील्स की जगह आपने कह लो एक लंबा रात का तो होता ही है 8-10 घंटे का, उसको और प्रोलॉन्ग कर दिया आपने, दैट्स इट। तो उसमें वही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्षुधा वेग रोका और वो ठीक नहीं है। पाठक सर ऐसे भी है ना, जैसे मतलब के पहले जो लोग कहते हैं 2 जून की रोटी, 3 जून की रोटी कोई नहीं मांगता था। पहले 2 समय खाते थे लोग और काम पूरा करते थे, उनकी अग्नि बलवान रहती थी, बीमार कम पड़ते थे। अब तो मतलब कोई इस देश में भूख से नहीं मर रहा, ज्यादा खा के मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है राजेंद्र सर। एक्चुअली ना एज के हिसाब से निवाले बताए गए हैं, पाठक सर को शायद पता भी होगा। तो अगर आपकी एज के हिसाब से हमारी एज के हिसाब से गिने तो 24 निवालों का एक मील होता है, तो उससे ज्यादा खाया ना तो आप ओवरवेट की सिचुएशन में जा सकते हो, ऐसा बताया गया है। 24 निवालों का एक मील? जी मैम। ओके, तो मतलब उसमें क्या वय के अनुसार बताया कि किसमें कितने निवाले लेने हैं, मतलब किस एज में? हाँ मैम, मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है, सिर्फ मैंने अपने एक वैद्य से पूछा था तो उन्होंने लेकिन बताया मैम था। इसमें बस बात वही है ना, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अभी निवाला किसी का कोई बहुत बड़ा निवाला होता है, किसी का बहुत छोटा होता है। वो एज के हिसाब से ना, छोटे बच्चे का छोटा निवाला होगा तो क्वांटिटी अपने आप नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, कई मतलब बच्चे भी बड़े बड़े निवाला हर पेशेंट अलग है, हर एक का बीएमआर अलग है, हर एक प्रकृति अलग है। मुझे लगता है कस्टमाइज करना पड़ता है। गुरुजी ऐसे बताते थे, जब गाड़ी ना आउटर पे आ जाती है तो स्लो हो जाती है, इसी तरह जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो अपने आप ही सब चीज उसकी कंट्रोल होने लग जाती है, समझ आने लग जाती है कि अब कम खाना है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए वो जो अभी सर ने किसी ने बोला कि पुराना जो सिस्टम था ना कि जैसे 10 बजे के राउंड बस मतलब खाना खाया जाए पहला मील, ठीक है, अच्छे से जितनी भूख के अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए। नहीं पूरा मील नहीं खाना है, हमारे त्रिविध कुक्षीय ऐसे बोला है। नहीं मतलब वही कह रही हूँ, पूरा मतलब इन तरह पूरा पेट भर के नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंगली कि उसको थोड़ी सी रखते हुए उसमें 1/4 एंड ऑल, मतलब एक प्रॉपर मील, मेरे कहना भाव था प्रॉपर मील। एक पहला मील हमारा 10 बजे के राउंड, वही पित्त का काल एंड ऑल भी शुरू हो जाता है। उसके बाद शाम को सूर्य अस्त से पहले या उसके विदिन 3 आवर्स वही 6-7 बजे के राउंड जो पुराना आप टाइम बता रही हैं वो मैम तब होता था जब लोग अपने 5-6 बजे काम खत्म कर लेते थे। अब के बच्चे भी रात के 8-9 बजे तक 10 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, जो काम करने वाले बिजनेस वाले हैं, आईटी सेक्टर, वो भी रात के 10-11 बजे तक काम कर रहे हैं।
ये वो पहले में होता था जब वो शाम तक काम खत्म कर लेते थे। चलो जो देखो सर, नहीं, जहाँ पे लेकिन सच में कोई स्टैंडर्ड ऐसी वही है सर, लिमिटेशन है, दैट्स अनदर सही थिंग। वही है। लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, 10 मिनट लगते हैं खाने को, शाम को 5-6 बजे को खा के रात को 7-8 बजे वो दूध ले सकते हैं, दैट्स इट। हाँ, सही बात है वो सही सर। तरीका है जैसे मैम, आपने यही बताया सही है। ना वायु काल, कफ काल और चित्त काल, उसके हिसाब से जैसे 4-4 ऐसे घंटे 21 डिवाइड लंच कर किए लेना हैं, चाहिए। जिससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है। तो उसमें अगर आपने पित्त काल में खाना खा लिया तो उसका पचन होना बहुत इजी रहता है, तो मोटापे का सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम तो, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सर ये पंछियों से सीखना चाहिए, पंछी कोई ओवरवेट नहीं होता, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। जब पंछी सुबह उठते हैं उस टाइम उठो, और जब सूरज ढलता है अपने आलनों में चले जाते हैं। यानी ये सब पे लागू नहीं होता, पर इसको फिर उसी हिसाब से उसका जो सूरज, जो पुराने बुजुर्ग थे, मेरे नाना जी से 95 साल के थे, वो कहते थे मैं सूरज छिपण दे नाल रोटी खानी है, सूरज छिपते सार। उसका एक तो लॉजिक था भी, उस टाइम लाइट नहीं होती थी भी, अगर अंधेरा हो गया, कोई कीट पतंगा जाए और दिए का रोशनी होता था, तो उनकी अग्नि बड़ी बढ़िया रहती थी और उनको लंबा पीरियड मिल जाता था हाजमे के लिए। अब 10 बजे रोटी खा के पार्टी, लेट नाइट पार्टी होती है, जहाँ और बड़ा जो चलन बढ़ गया समाज में, उसी वजह से रोग ज्यादा बढ़ गए हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। सर नमस्ते सर। हाँ सर, बताइए सर। सर ये कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद रात में दूध पीना सर मोटापा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाता है ना, बढ़ाता है। तो सर नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, रात को क्यों पीना है? तो अरे सर वो दूध के लिए काल वो नहीं सुबह कहा गया सुबह है? पीना सबसे अच्छा माना जाएगा क्या सर आपके हिसाब से? हाँ, नहीं दूध उतना भी, आजकल का दूध भी कैसा आ रहा है, दूध तो विकृत आ रहा है ना सब, और वो गाय गाय नहीं है, वो सर अमेरिका भैंस का से। मान लीजिए, मैं भैंस का पूछ रहा हूँ, तो रात को अगर हम दूध लेंगे तो आपके हिसाब से वो फेट बढ़ाएगा, मतलब ओबेसिटी बढ़ा अगर देगा? आपका अग्नि अच्छा है, दूध को, ठीक है, आप फिजिकल वर्क करते हैं तो दूध पीना चाहिए। अगर दूध ऐसे ही पी रहे हैं तो मोटापा बढ़ता है ना दूध से। तो सर एक टाइम अगर लेना है तो फिर हम दिन में ज्यादा प्रेफर करें, अगर एक टाइम ले रहे हैं। हाँ हाँ। और सर अपने ग्रंथों में सर ये विदित है सर, बोलिए बोलिए सर। कि जो है मट्ठा सुबह लेना चाहिए, फलों का जूस सुबह लेना चाहिए जी, और दूध रात में लेना चाहिए, लिखा है सर। तो उसमें ये भी लिखा है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षातम आयुषा। ब्राह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं क्या इंसान आज? नहीं उठ रहे सर। हाँ, फिर जब जी जी पाल रहे हैं तो पूरा पाले ना। जी जी। उसमें बोला है ऋतुचर्या का पालन करें, दिनचर्या का पालन करें, झूठ ना बोले। आजकल बिना झूठ बोले चलता है क्या? झूठ तो बोलना ही पड़ता है। जी सर। उसमें बोला है थैंक यू सर। पर स्त्री को नहीं देखे। आजकल कोई ऐसे है क्या कि पर स्त्री को नहीं देखना है? अगर शास्त्र मान रहे तो पूरा मानिए। जी सर। जी, अभी हम ब्रेक ले ले क्या थोड़ा? सर ब्रेक ले लें, फिर मिलते हैं। तो कितनी देर बाद मिलेंगे? बात तो हो गया। अभी तो तुरंत ही मिल जाएंगे, जिसको मिलना है मिले, नहीं तो ब्रेक के बाद मिलिए। ठीक है? ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम सर।